नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़। आज हम चर्चा कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। यह बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसे लिया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान में विभिन्न देशों से सामग्री ली गई है। क्योंकि भारत के संविधान में मूल अधिकार भी है और नीति निर्देशक तत्व भी हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, यानी इनके ऊपर ही संविधान आधारित है। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिश है। विधायिका का मुख्य काम कानून निर्माण होता है। किसी भी देश में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायालय उनके आधार पर न्याय करता है। विधायिका या व्यवस्थापिका का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। भारत में संसद है, इसे राज्यों में विधानसभा कहते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक वालों में राज्यों के लिए सिफारिश है, यानी इनका मानना या न मानना बाध्यता नहीं है, परंतु इनके अनुसार राज्य कार्य करेंगे। दूसरा, यह 1935 में भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित अनुदेशों के समान है, जो गवर्नर जनरल द्वारा गवर्नरों को जारी किए जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश काल में 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। इसके अधिकांश प्रावधानों को भारत के संविधान में स्थान दिया गया है।
ये उसी के अनुसार है। तीसरा, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, अर्थात वाद योग्य नहीं है। इनका राज्य अगर उल्लंघन करता है या इसके अनुसार कानून या प्रशासनिक व्यवस्था संचालित नहीं करता है तो न्यायालय में नहीं जा सकते। चौथा, इनका उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। लोकतंत्र का अर्थ समाज में स्वतंत्रता व समानता होता है। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भारत में मौलिक अधिकारों व संविधान के अन्य अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है, परंतु आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों से ही स्थापित हो सकता है। आर्थिक लोकतंत्र यानी समाज में धन के आधार पर ज़्यादा विषमता नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अमीर ज़्यादा गरीब नहीं होने चाहिए। लास्की ने भी कहा है कि धन की व्यापक विषमता लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाती है। इसी प्रकार सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य भी यही होता है कि समाज में सभी व्यक्ति अधिकारों की दृष्टि से समान हों। उनमें जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये नीति निर्देशक व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हुई। नेक्स्ट है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। यानी भारत के संविधान में मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, परंतु दोनों में अंतर है। नंबर 1, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है वह अनुच्छेद 12 से 35 में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये भाग और अनुच्छेद का अंतर भी हुआ। भारत का संविधान अनुच्छेदों में है, भाग या अध्याय है, उसमें 22 भाग या अध्याय, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। ये सुविधा के लिए इस तरह से वर्णन किया गया है। दूसरा, मूल अधिकार नकारात्मक है, यानी राज्यों को कुछ कार्य करने से मना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। ये राज्यों को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, यानी ऐसा करना चाहिए, ये कैसा करना चाहिए, ये नियम लागू करने चाहिए, ये प्रशासनिक निर्णय लागू करने चाहिए। और नकारात्मक ये होते हैं कि आप स्वतंत्रता वादा नहीं डालेंगे, समानता में ऐसा नहीं करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता में दखल नहीं देंगे, शोषण नहीं करेंगे। तो ये नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक प्रकृति है उसकी। तीसरा, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात
इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते। चौथा, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है, यानी उसमें स्वतंत्रता है, समानता है, इससे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है। परंतु नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये एक प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र का पूरक ही है। पांचवा, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाते हैं, ये व्यक्ति के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के कल्याण को बढ़ाते हैं। ये पूरे समाज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये राज्य के लिए हैं, यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए। इस प्रकार इसमें अंतर है। 1980 में मिनर्वा मिल वाद था, यानी इन दोनों में विवाद हो जाए मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में, तो उच्चतम स्थिति किसको प्राप्त है। इस मिनर्वा मिल विवाद में बताया गया कि मौलिक अधिकारों को उच्चतम स्थिति प्राप्त है, क्योंकि वो वाद योग्य हैं, कानूनी स्थिति प्राप्त हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसमें उच्च स्थिति प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, हमने ये नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका, इनकी विशेषताएं तथा मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर देखा है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, वीडियो बीच बीच में रोककर नोट्स बना सकते हैं, या ये डायरेक्ट इसमें कंटेंट या फ़ोटो खींचकर डाली हुई है, इससे बना सकते हैं और इसको कई बार सुने, आपको याद हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अनुच्छेद वाइज अध्ययन करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया, या संविधान में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो इनके बारे में हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।